नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी सेट 7 को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी अकाउंटेंसी के लिए आ चुकी है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर, प्रीवियस ईयर कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर अकाउंटेंसी के जो 1500 अकाउंटेंसी में पूछे गए 1500 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। इन एमसीक्यू को 50 सेट में डिवाइड किया हुआ है। हर सेट में आपके लिए 30 एमसीक्यू रखे गए हैं, तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने एमसीक्यू हो जाएंगे? 1500 एमसीक्यू हो जाएंगे। ये सारे 1500 एमसीक्यू क्या रहेंगे आपके लिए? मिक्स्ड एमसीक्यू रहेंगे, मतलब कि अकाउंटेंसी के एक टॉपिक से पहला एमसीक्यू, अकाउंटेंसी के दूसरे टॉपिक से दूसरा एमसीक्यू रहने वाला है। जिससे कि इसके बेनिफिट क्या होंगे? एक तो जो एग्जाम के अंदर जब आप जाते हो तो आपको दो मेन प्रॉब्लम आती है। एक तो सर आपकी जो एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है, और वहां पर स्टूडेंट के आते हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो पहला तो जब आप सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी के 1500 एमसीक्यू करके चले जाओगे तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है कि या फिर ये जो आप गलती करते हो कि मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दिया क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था, वो आपके साथ नहीं होगी। और दूसरा, मिक्स अकाउंटिंग एमसीक्यू रहते हैं तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस एग्जाम में जब आप जाते हो तो इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि आपने पहले टॉपिक वाइज टेस्ट से तैयारी कर रखी होती है, और एग्जाम के अंदर अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक अलग से क्वेश्चन का होता है, दूसरा क्वेश्चन अलग टॉपिक का होता है, तो वहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को भी बुल्टअप करने में आपकी यह सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी क्या करने वाली है? हेल्प करने वाली है। टोटल मिलाकर 50 सेट होंगे, 30 एमसीक्यू का एक सेट होगा, 1500 एमसीक्यू आपके लिए यहां पर रहेंगे। इस 30 में से मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर पहले 10 एमसीक्यू आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो लगभग 500 के करीब वीडियो में 500 के करीब एमसीक्यू मैं आपको YouTube के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और बाकी वाले जो 1000 एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन रहेगा, 11 से 30 तक के एमसीक्यू का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो उसका वीडियो कोर्स आप हमारी कॉमर्स प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ले सकते हो, और उसका जो लिंक है वो भी मैंने आपको यहां पर फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। इसके अलावा आप चाहते हो कि नहीं सर वीडियो क्लास सीरीज की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी जो बुक है, पूरे 50 सेट की ये बुक है ना, 1500 एमसीक्यू की ये बुक है, क्या कहते हैं 70 जीएसएम पेपर के ऊपर ये बुक आपके लिए बनाई गई है। आपको होम डिलीवरी होगी, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। अभी उसकी जो प्राइस है वो 399 रुपीज प्राइस है, जो कि फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो आप आज ही इस बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा। इस बुक को डायरेक्ट परचेज करने का ऑर्डर लिंक भी मैंने आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आपको बाकी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के, आई होप पूरा का पूरा सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी का जो एकदम क्या है सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी और किस तरह से काम करेगी वो मैंने आपको यहां पर डिटेल के अंदर बता दिया है, शॉर्ट में बता दिया है। डिटेल के अंदर अगर आपको जानना है तो इसका जो पूरा मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसका भी मैंने लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप अपने 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू कहता है कि केस इक्विवेलेंट एक्सक्लूड। अब देखिएगा, दो चीजें होती है। एक होता है केस, जो कि सिंपल सी बात है आपके पास रहता है, ऑलरेडी वो केस में ही रहता है। और एक होता है केस इक्विवेलेंट। केस इक्विवेलेंट वो होते हैं जो कि ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके, जो कि रेडीली कन्वर्ट हो सकते हैं केस में। मतलब कि आप मार्केट में जाकर उनको बेचना चाहोगे तो वो आराम से बिक जाएंगे और वो उससे आपको नगद मिल जाएगा। वो नगद नहीं है, आई बात समझ में, नगद के समान है। यानी कि मार्केट में जाकर आप उनको बेचना चाहोगे तो इजीली बिक जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 1-2 दिन के अंदर ही आपको वापस से जो भी आपका उसके ऊपर रुपया बनता है वो आपको मिल जाएगा। वो कहलाते हैं केस इक्विवेलेंट। तो कहता है कि केस इक्विवेलेंट में क्या शामिल नहीं है? ट्रेजरी बिल, डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट फंड। सबसे पहले तो आपको इनके आंसर देने हैं,
और 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू चेंजेस हो सकती है मार्केट के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो वैल्यू बढ़ भी सकती है और वो वैल्यू कम भी हो सकती है। आई बात समझ में। और आप उनको मार्केट में जब भी बेचने के लिए जाओगे वो मार्केट में इजीली बिक जाएंगे और आपको कैश मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपकी कहता हूं मैं लैंड है, तो अगर आप अपनी जमीन को मार्केट में बेचने के लिए जाओगे ना, तो हो सकता है ना कि वो हाथों हाथ नहीं बिके, 3-4 महीने उसके अंदर लग जाए, तो वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ या कम हो सकती है, और जब आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो वो इजीली बिक जाएंगे और आपको उसके बदले में कैश मिल जाएगा। तो यहां पर यह तो जो यहां पर ये जो ट्रेजरी बिल है वो तो कैश इक्विवेलेंट के समान आते हैं। बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब देखिएगा डिमांड डिपॉजिट्स होते क्या है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है आपका बैंक में जो रुपया पड़ा हुआ है वो आपका डिमांड डिपॉजिट है, जिसको आप जब चाहो तब निकलवा सकते हो। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप अभी एटीएम पे जाओ, पिन कोड डालो और 1 लाख रुपया या 10 जितने भी रुपया आप निकालना चाहो उसमें से वो रुपया निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो सर जी ये भी तो कैश इक्विवेलेंट है? नहीं, यह तो केस है। आई बात समझ में। ये देखो यही एग्जाम के एमसीक्यू का फायदा है। यह तो क्या है, केस है, ना कि केस इक्विवेलेंट है। आज के जमाने में केस दो तरीके से होता है, या तो आपके पास फिजिकली पड़ा हुआ है या फिर आपके बैंक में पड़ा हुआ है। जो बैंक में पड़ा हुआ है उससे भी आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, 10,000 का खर्चा करना है, फोन पे गूगल पे से आप हाथों हाथ कर देते हो, तो वो तो इक्वल टू केस है, ना कि केस इक्विवेलेंट है। आई बात सुनो, वो केस के बराबर ही है, केस इक्विवेलेंट नहीं है। जबकि कमर्शियल पेपर देखिए, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनकी भी एक वैल्यू होती है जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जा सकती है, और इनको भी जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो भी यह आराम से मार्केट में बिक जाएंगे और आपको रुपया मिल जाएगा। तो ये भी कैश इक्विवेलेंट है। मनी मार्केट जो फंड्स होते हैं, जितने भी मनी मार्केट फंड होते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, उनकी भी एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, उनकी भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है और मार्केट में बेचे जाओगे। तो मनी मार्केट का मतलब भी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कभी भी चाहो तब आप उसको बेच के उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो यहां पर मनी मार्केट जो फंड होते हैं वो भी कैश इक्विवेलेंट के समान ही होते हैं। तो कैश इक्विवेलेंट ये है, कैश इक्विवेलेंट ये भी है और कैश इक्विवेलेंट ये भी है। डिमांड डिपॉजिट जो है वो आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, यह केस है। अब इससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा, आपको हर एक पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको जो नोट्स है वो आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि देखो अपने को सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी पढ़नी कैसे है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में पहले क्या कीजिएगा, सब क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिएगा, सब क्वेश्चनों के आंसर अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद में आप ये वीडियो क्लास देखिएगा। जितने भी मैं आपको यहाँ पर नोट्स बना रहा हूं वो नोट्स आप जरूर से अपनी नोटबुक के अंदर बनाइएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये 1500 एमसीक्यू है। ये कितने एमसीक्यू है, 1500 एमसीक्यू है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने जाओगे, एक मिनट। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने जाओगे तो सॉरी, जब आप इसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे तो आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड 4 से 5,000 पॉइंट आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो केस इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है वो कहां से ली है हमने, वो ली है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से ली है। केस इक्विवेलेंट क्या है, शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड बोले तो वो केस में नहीं है, लेकिन जैसे आप उनको मार्केट में बेचने जाओगे तो वो केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि रेडीली कन्वर्टेबल टू नॉन अमाउंट ऑफ केस, जो कि आपके केस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ में इनमें एक रिस्क रहता है कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 1 लाख रुपए का आपका कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 1,10,000 उसकी वैल्यू हो जाए, या फिर हो सकता है कि 90,000 भी उसकी वैल्यू हो जाए। उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है एज पर द मार्केट कंडीशन। ये सारी कंडीशन जब पूरी होती है तो वो केस इक्विवेलेंट में आता है। तो केस इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें कैसे शामिल होगा, शॉर्ट टर्म होना चाहिए,
हाईली लिक्विड होना चाहिए, रेडिली कन्वर्टेबल होना चाहिए केस में, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क हमेशा उसके साथ एसोसिएट रहेगी कि उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए। तो ट्रेजरी बिल भी वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, कमर्शियल पेपर भी वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, मनी मार्केट फंड भी वो कंडीशन पूरी करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो केस के अंतर्गत आते हैं, ना कि केस इक्विवेलेंट के अंतर्गत आते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? नोट्स साथ साथ में जरूर से बनाते रहिएगा, नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, करंट रेशियो इज 2। अब देखो जब भी ऐसा लिखा है कि भाई करंट रेशियो क्या है, 2 है, तो आपको ध्यान में रखना है करंट रेशियो 2 है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ये क्या करता है, रिलेशन बताता है, करंट लायबिलिटीज का ये रिलेशन बताता है। तो करंट रेशियो 2 है, इसका मतलब है कि करंट एसेट्स 2 हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 है। और आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अपनी कितनी है, 2 है, करंट लायबिलिटीज कितनी है अपनी, 1 है। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, वर्किंग कैपिटल हो जाएगी आपके लिए 1। ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे से परसेंटेज बेसिस सीख रखा है तो वहां पर उन स्टूडेंट को इस रेशियो को क्वेश्चन करने में किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब आपके पास एक अमाउंट आ चुकी है, आपके पास रेशियो से रिलेटेड, आपके पास सबसे रिलेटेड रेशियो आ चुके हैं। आप कहते हो कि सर जी मेरा करंट एसेट्स का रेशियो है 2, मेरा करंट लायबिलिटीज का रेशियो है 1 और मेरा वर्किंग कैपिटल का रेशियो है 1। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, एक अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी, उस अमाउंट का ही आपको नीचे रेशियो लिखना है। अब वो किसी की भी अमाउंट हो सकती है, आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की मत सोचिए, और मल्टीप्लाई करना है आपको उससे, जो कि आपको फाइंड करना है उसका आपको रेशियो लिख देना है। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट कितनी गिवन है, 50,000 गिवन है। ठीक है, 50,000 वर्किंग कैपिटल की अमाउंट गिवन है। इसके नीचे इसके नीचे आपके वर्किंग कैपिटल का ही रेशियो आएगा। वर्किंग कैपिटल का रेशियो कितना है, 1। मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जो फाइंड करना है। अब फाइंड क्या करना है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज का रेशियो कितना है, 1। अगर करंट एसेट्स फाइंड करनी होती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, 50,000 का आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर आपको स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू रहेंगे उनको समझाने में मैं भी टाइम लूंगा, लेकिन यहां पर आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। एक बार जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में जब ऐसे क्वेश्चंस रिपीट वाले आएंगे तब मैं इतना टाइम आपको नहीं दूंगा। उस केस में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। आई बात समझ में? बिल्कुल सर जी, बात समझ में आ गई। तो सेकंड में आपका आंसर क्या रह जाएगा, बी आपका आंसर रह जाएगा कि भाई करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी आपके लिए, 50,000 की करंट लायबिलिटीज आपके लिए हो जाएगी। सारे डाउट्स क्लियर हैं? बिल्कुल सर जी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल ऑफ। आज के समय में जो आपके चैप्टर रहता है कि भाई कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या क्या यूज होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज के टाइम का मॉडर्न क्वेश्चन है कि भाई चैट जीपीटी जो है वो किसका एग्जांपल है। अगर जो भी स्टूडेंट, मेरा ऐसा मानना है कि जिनके थोड़े से भी लॉजिक क्लियर है, वो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहां से आपके लिए नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स आप जरूर से नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि वहां से जो भी मैं नोट आपके लिए बनाऊंगा ना, वहां से क्वेश्चन और ज्यादा अराइज होंगे एग्जाम के अंदर। ये 1500 क्वेश्चन तो आपको यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन जब हमारा यह 1500 एमसीक्यू के वीडियो एक्सप्लेनेशन खत्म होंगे, तब आपके पास कम से कम 5000 वन लाइनर ऐसे बनेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चैट जीपीटी किसका एग्जांपल है, ईमेल सर्विसेज का है क्या? नहीं, ईमेल सर्विसेज तो क्या करती है, आपका
वन टू वन क्या करती है, वन टू ऑल भी हो सकता है, मेल भेजने का काम करती है, मैसेजेस भेजने का काम करती है, जैसे कि जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, है ना, वो ये काम करती है। ये ईमेल सर्विसेज तो नहीं है। क्या यह ईआरपी पैकेजेस है क्या? ईआरपी पैकेजेस क्या होते हैं? यह आपके बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं उनको स्मूथली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं आपके लिए ईआरपी पैकेजेस, है ना। तो ईआरपी पैकेजेस में क्या आते हैं, जैसे कि पहले ओरेकल यूज होता था, है ना, आजकल ओरेकल उतना यूज नहीं होता है, आजकल यूज होता है सेप। आई बात समझ में? तो ओरेकल हुआ, सेप हुआ, ये आपके ईआरपी पैकेजेस के एग्जांपल हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, क्या यह एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है क्या ये? बिल्कुल, यह आपके लिए एआई चैटबॉट है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे वो उसका आंसर आपको दे देगा, चाहे गलत दे चाहे सही दे, लेकिन आपको आंसर वो जरूर से दे देगा। आई बात समझ में? तो एआई चैटबॉट है, इसके एग्जांपल चैट जीपीटी किसका एग्जांपल है आपके लिए? एआई चैटबॉट का है। जैसे कि आजकल जो जेमिनी का भी एआई चैटबॉट आ चुका है, वो सारे इसके एग्जांपल रहेंगे। एमआईएस पैकेज क्या होते हैं? यह मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देने का काम करती है। एमआईएस पैकेजेस क्या होते हैं? मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स देने का काम करते हैं। तो यहां पर ये आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, ईमेल सर्विसेज क्या होती हैं? ईमेल सर्विसेज संदेश या फाइल भेजने या प्राप्त करने के लिए होता है। जीमेल, आउटलुक और याहू मेल इसके एग्जांपल है। ईआरपी पैकेजेस बिजनेस के फंक्शंस को इंटीग्रेट और मैनेज करने के लिए होते हैं। सेप, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इसके एग्जांपल हैं। ये एग्जांपल आप जरूर से याद रखिएगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से यूजर्स से एआई के माध्यम से यूजर से बातचीत और असिस्टेंस यहां पर मिलती है। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कैपलॉट और क्लाउड, ये सारे इसके एग्जांपल है। एमआईएस पैकेजेस क्या होता है? मैनेजमेंट को रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि सेल्स एमआईएस सेल्स की रिपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल एमआईएस फाइनेंशियल की रिपोर्ट देंगे, एचआर एमआईएस एचआर की रिपोर्ट देंगे, मैनेजमेंट डैशबोर्ड होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं। ये सारे एमआईएस पैकेजेस के एग्जांपल होते हैं। इसको नोटबुक के अंदर जरूर से लिखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी ऐसे देखना है कि सर क्या है, आप एमसीक्यू ही तो करवा रहे हो। नहीं, मैं एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूं केवल और केवल आपको, मैं यहां पर आपको एमसीक्यू के माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनवा रहा हूं, जो कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और अगेन, यह जो बुक रहेगी, यह जो एमसीक्यू जड़ी बूटी कोर्स रहेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, यह सभी एग्जामों के लिए है। अगर आप सभी एग्जाम, कौन से? कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका एमसीक्यू फॉर्मेट है, तो यह सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी बुक और सीएमजे की एमसीक्यू की जड़ी बूटी वीडियो कोर्स आपके पास होना ही होना चाहिए। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रिपेयर किया जाता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। मैचिंग कंसेप्ट कहता क्या है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो पूरा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो उसके एक्सपेंसेज होंगे उसको हम मैच करेंगे उसके इनकम से, इनकम को एक्सपेंसेज से हम मैच करने का काम करेंगे। बैलेंस शीट जो होती है वो एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती है। आई बात सुने, बैलेंस शीट जो बनती है वो कितने दिन के लिए बनती है? बैलेंस शीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो बनाई जाती है जिस दिन के लिए होती है ना, उस एक दिन के लिए बनती है बैलेंस शीट। आई बात समझ में, है ना। बैलेंस शीट एक दिन के लिए बनी जाती है। बैलेंस शीट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना, वित्तीय स्थिति के बारे में पता करना कि भाई इसके पास क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो एक आपके लिए पीरियडिकल स्टेटमेंट होता है, एक पीरियड के लिए बनाया जाता है, जहां पर उस पीरियड से रिलेटेड इनकम को उस पीरियड के रिलेटेड एक्सपेंसेस से क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एक पर्टिकुलर पीरियड में, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या केस का इनफ्लो हुआ, क्या केस का आउटफ्लो हुआ, वो जानने के लिए क्या जाता है, और उसको भी 3 एक्टिविटीज में वो डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर का फेवरेट है और पूछा जाता है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा मित्रों, क्योंकि मैं आपको यहां पर दो चीजें ही इस एमसीक्यू जड़ी बूटी के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जहां पर आपके एग्जामिनर किस तरह से लैंग्वेज का यूज करके आपके आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करवा सकता है, वो इससे इस एमसीक्यू जड़ी बूटी से आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, एक जो आपके दिमाग में डर रहता है कि सर जी मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट, एग्जामिनर जो पहली ट्रिक खेलता है ना वो यही खेलता है, सिंपल सा कैन के आगे नोट लगा दिया। जल्दीबाजी में क्वेश्चन करोगे आप, कैन पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे। नहीं सर जी हम तो नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ते हैं बच्चे, ऐसी गलतियां करते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट डिविडेंड। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट का उपयोग डिविडेंड देने के लिए नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। आई बात समझ में? यह स्टेटमेंट सही है कि भाई कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है उसका यूज हम डिविडेंड के पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर हम इतना ही नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, तो हमको इससे रिलेटेड पूरा जो नोट है वो एक बार का लिखना पड़ेगा। बाकी जब बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि उस समय भी मैं वापस आपको पूरा रिपीट करूंगा, और वो रिपीट करना भी नहीं चाहिए यदि आपने मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो देखिएगा, इसको आप जरूर से नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के परमिटेड यूजेस कहां पर है? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए कर सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर होते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, मतलब कि कंपनी को बनने से पहले के जो खर्चे होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकते हैं। शेयर्स या डिबेंचर्स को जब आप इश्यू करते हो तो उस इश्यू से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो कमीशन के हो, एक्सपेंसेज हो या डिस्काउंट हो, उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। रिडीमेबल प्रेफरेंसेस हैं, उनका रिडीम करोगे आप, उसके ऊपर जो प्रीमियम रहेगा उसको पे करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। रिडीमेबल डिबेंचर्स के रिडम्शन पर उसके प्रीमियम को पेबल करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर सेक्शन 68 के अंदर जो कंपनी अपने खुद के शेयर्स का बायबैक करती है ना, खुद के शेयर्स जो खरीदती है यानी कि बायबैक, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो टोटल कंपनीज एक्ट में यह 6 यूजेस बताए हैं जहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है? 10 रुपए का शेयर मैंने मार्केट में 12 रुपए में इश्यू किया, तो यहां पर ये 2 रुपए में एक्स्ट्रा इश्यू कर रहा, 2 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वही मेरा क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। आई बात समझ में? और उस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 6 जगह पर कर सकता हूं। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देने के लिए कर सकता हूं, जो मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकता हूं, शेयर्स या डिबेंचर्स जब मैं इश्यू करता हूं तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं इश्यू से रिलेटेड उनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकता हूं। प्रेफरेंस शेयर का रिडीमेबल होता है तो उसमें प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम होता है रिडम्शन के ऊपर, वो पे करने के लिए कर सकता हूं। डिबेंचर्स का रिडम्शन होता है तो उसके ऊपर प्रीमियम पे करने के लिए कर सकता हूं, या फिर खुद के शेयर्स का बायबैक करने के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूं। आई होप समझ में आया होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहीं पर भी नहीं होगा। और डिविडेंड वाला जो पॉइंट है वो एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, वो बार बार पूछता है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि शेयर्स के ऊपर आया हुआ है तो क्या डिविडेंड दे सकते हैं क्या उससे? डिविडेंड दे सकते हैं क्या उससे? डिविडेंड नहीं दे सकते हैं उससे। तो नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, और ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि कैन नॉट यूज हुआ है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी रीइश्यूड। फॉरफिटेड शेयर वापस से रीइश्यू नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। फॉरफिटेड शेयर होते क्या है? किसी बंदे को 10 रुपए के शेयर थे, 6 रुपए उसने मेरे को पे कर दिए, 4 रुपए पे नहीं कर रहा, तो मैं उसके शेयर्स को क्या कर सकता हूं? फॉरफिट कर सकता हूं, और उनको वापस से किसी और बंदे को क्या कर सकता हूं? री इश्यू भी कर सकता हूं। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल फॉरफिटेड शेयर क्या हो सकते हैं? री इश्यू हो सकते हैं, जब्त किए गए शेयर्स को पुनः जारी किया
जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और जब आप फॉरफिटेड शेयर को वापस से री इशू करते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये दे रखे थे, 4 रुपये नहीं दे रखे थे, मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने वापस जब किसी को इशू किया तो मैंने उसको 2 रुपये का डिस्काउंट दे रखा था, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को 6 रुपये का तो फायदा हुआ ही था ना, क्योंकि 6 रुपये तो पहले वाले बंदे ने मेरे को दे रखे थे। आई बात समझ में? वो तो मैंने अपने पास रखे थे, और 2 रुपये मैंने क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया वापस से इशू करने पर। तो अभी मेरा नेट फायदा कितने का हुआ है? 4 रुपये का हुआ है। यह जो मेरा फायदा है वो कौन सा फायदा है? रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है? वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि कभी कभार होने वाला फायदा है, हमेशा तो ऐसा फायदा होता नहीं है। और कैपिटल प्रॉफिट कहां पर जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वीडियो को बड़ा करने के लिए बोले, नहीं, वीडियो की लेंथ तो बड़ी होगी अगर कॉमर्स मेरी जान के वीडियो है तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। लेकिन यस, नेक्स्ट 11 से 30 तक के जो वीडियो आएंगे उसमें कोई प्रमोशन नहीं होगा। जितना भी प्रमोशन मेरे को, क्योंकि मैं फ्री में यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर 1 से 10 तक के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां पर अपना प्रमोशन बिल्कुल होगा जी, है ना। और वो भी ज़्यादा नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन ही आपको प्रॉपर मिलेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो उपयोग होता है, पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आई बात समझ में? फिफ्थ में क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी स्टॉक कंपनीज आर इंक्लूडेड इन निफ्टी? निफ्टी पे कितनी कंपनीज है? निफ्टी 50, आप इसे समझ लीजिएगा, निफ्टी 50। तो निफ्टी के ऊपर 50 कंपनियां हैं, और एक आता है आपके लिए सेंसेक्स, वहां पर आपके लिए 30 कंपनियां हैं। देखो यहां पर क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। निफ्टी होता है एन से, तो यह एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख 50 कंपनियां रहेगी। और ये सेंसेक्स जो होता है वो बीएससी का है, तो यहाँ पर बीएससी पे रजिस्टर्ड प्रमुख 30 कंपनियों से क्या बनता है? सेंसेक्स बनता है, और यह बीएससी से रिलेटेड होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। निफ्टी 50, इसमें 50 कंपनियां होती है, और ये एनएससी की प्रमुख 50 कंपनियां यहाँ पर रहेगी। अब ये क्वेश्चन सर जी कहाँ से आते हैं? ये आपके, क्योंकि रुपए पैसे से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट के अंदर एग्जामिनर इनको पूछ सकता है। 7th देखिएगा, एडीआर। एडीआर क्या होता है? एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब किसी भी कंपनी को भारत में भारत के मार्केट से, इंडियन मार्केट से रुपया लेना होता है इंडियन कंपनी को, तो वो यहाँ पर शेयर्स वगैरह इशू करती है, डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी को भारत के बाहर से फंड लेना है, तो अगर अमेरिका से फंड लेना है तो वहां पर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना पड़ेगा। और अमेरिका के अलावा कहीं पे फंड लेना है तो वहां पर जीडीआर बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर बोले तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपको इशू करना होगा। तो क्या क्या ऑप्शन है? अरेबियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऑस्ट्रेलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिस्काउंट रेट, नहीं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज वाइल कंप्लाइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखो अगेन क्या आ गया है? नोट आ गया है। ये नोट जो है वो एग्जामिनर का मेन हथियार है। नोट बार बार क्वेश्चन में देता है, तो पहली टिप तो आप मेरे से ये लेके चलिए जाएगा, जब भी एग्जाम में जाओ तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में नोट है या नहीं है, क्योंकि उससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के आंसर ही चेंज हो जाते हैं। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, मतलब कि 3 तो एडवांटेज है और एक एडवांटेज इसका नहीं है। नाम से पढ़िएगा, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के रूल्स स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, वैसी ही वो होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो हमने अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड बना दिए हैं, कुछ रूल बना दिए हैं, आपको आपके अकाउंट्स उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करने पड़ेंगे? प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर सिंपल सी बात है, मैं एक फर्म हूं एक्स और सामने एक फर्म है वाई, मैं अकाउंट्स बनाने के लिए अलग रूल पे जाता हूं, वाई अपने अकाउंट्स बनाने के लिए अलग ही रूल पर जाता है। तो क्या एक्स और वाई दो अलग अलग कंपनियों को आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है? बिल्कुल आप ऐसा कंपैरिजन नहीं कर पाओगे।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों गए हैं कि भाई मेरे अकाउंट्स और इस इंडस्ट्री में रहने वाले बाकी कंपनियों के अकाउंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उनमें एक रूपता रहेगी। अगर एक रूपता रहेगी तो क्या होगा, कंपेयर कर पाओगे आप अपने अकाउंट्स को बाकी वाले कंपनियों से, या आप अपनी कंपनी को बाकी वाली कंपनियों से कंपेयर कर पाओगे। और वहां पर क्या रहेगी, कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी उस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको पता रहेगा कि भाई सबके अकाउंट जो है वो एक तरीके से बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रॉफिट दिख रहा है सबका, उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ और अपना फेयरली डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यूनिफॉर्मिटी जो एकरूपता होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या रहता है, एक एडवांटेज रहता है कि सब कंपनियों के अकाउंट्स एक जैसे बनेंगे। इंटरफर्म कंपैरिजन आप कर सकते हो, अभी मैंने बताया था कि भाई उस केस में आप कंपैरिजन आपका आसान हो जाता है क्योंकि सबके अकाउंट्स का रूल, जो अकाउंट्स बनाने के जो रूल है वो सेम ही फॉलो किए गए हैं। फेयरनेस रहेगी, निष्पक्षता रहेगी, जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर वो निष्पक्ष होकर इन्वेस्ट कर सकता है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी सही नहीं है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, व्यक्तिपरकता का मतलब होता है कि भाई मैं अपनी तरफ से जो चेंजेस चाहूं वो चेंजेस कर सकता हूं अकाउंट्स में। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आपको सुविधा नहीं देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहते हैं कि ये रूल जो सेट हो गए आपको इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने हैं, ना कि आपको आपने जो रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वैसा नहीं होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स तैयार कर सकता हूं क्या, नहीं, आप अपने रूल के अकॉर्डिंग अकाउंट्स तैयार नहीं कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड रूल होंगे आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि यह स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। स्टेटमेंट 1 कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि देखो आज के 100 रुपए एक साल के बाद के 100 रुपए नहीं है, एक साल के बाद में तो वो 90 रुपए ही है, 2 साल के बाद में तो वो 80 रुपीज ही है, 3 साल के बाद में तो वो 70 रुपए ही है, 69 रुपए ही है। आई बात समझ में। तो मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रुपए की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। आई बात समझ में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहता है कि दो अलग अलग टाइम में रुपए की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। 1950 के 100 रुपए, 1950 के 100 रुपए, 2026 के 100 रुपए और 2050 के 100 रुपए की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। यहां पर 1950 में 100 रुपए से आप बहुत कुछ सामान खरीद सकते थे, यहां पर आप बहुत कम सामान खरीद पाओगे और यहां पर तो कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम होती ही जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफाइज दैट द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ मनी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड। कहता है कि अलग अलग पीरियड में रुपए की वैल्यू सेम ही रहती है, ऐसा बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बोलता है कि अलग अलग पीरियड में रुपए की वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखो, अब अगर आपको 1950 के 100 रुपए को 2026 में कंपेयर करना है तो 1950 के 100 रुपए की वैल्यू 2026 में क्या रही वो आपको निकालना पड़ेगा, या फिर 2050 के 100 रुपए की वैल्यू को कंपेयर करना 2026 से तो 2050 के 100 रुपए की वैल्यू आज के अंदर 2026 के अंदर क्या वैल्यू रही। मतलब कि अगर आपको कंपेयर करना है रुपए को तो आपको उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्रॉपर्ली उस रुपए को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। 1950 के 100 रुपए, 2026 के 100 रुपए और 2050 के 100 रुपए को आप आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हो, उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2026 पे आप वैल्यू लेके आए, वे 1950 के 100 रुपए की आज वैल्यू क्या है, आई बात समझ में। या फिर आप वैल्यू लेकर आए 2050 की कि भाई 2050 के जो 100 रुपए है उसकी आज यानी 2026 में क्या वैल्यू है, आई बात समझ। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, पास्ट पीरियड की जो वैल्यू है उसको फ्यूचर में भी लेके आ सकते हो और फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको पास्ट में भी लेकर आ सकते हो। आई बात समझ में। जब आप पास्ट की वैल्यू को फ्यूचर में लेकर जाते हो, पास्ट की वैल्यू को आप फ्यूचर में लेके जाते हो, उस केस में आप यूज करते हो कंपाउंडिंग का। और जब आप फ्यूचर की वैल्यू को पास्ट पीरियड में लेकर जाते हो, उस केस में आप जो टेक्निक यूज करते हो वो करते हो डिस्काउंटिंग का।
दो तरह की टेक्निक्स होती है। एक होती है कंपाउंडिंग, जो कि रुपए की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाता है, और एक होती है डिस्काउंटिंग, जो कि फ्यूचर की वैल्यू को पास्ट वैल्यू के ऊपर लेकर आता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि आप उस केस फ्लो को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर आ पाओ और उसको आप कंपेयर कर पाओ। क्या मैंने बात जो समझाई है वो समझ में आई आपको? बिल्कुल आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इधर कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर हेटेरोजेनियस कैश फ्लो कंपेरेबल, कि अगर आपको कैश फ्लो को कंपेयर करना है तो उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाकर आना पड़ेगा, और वहां पर आप कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इससे रिलेटेड जो एक शॉर्ट नोट है वो आप जरूर से लिख लीजिएगा। ये वाला तो मैंने बता दिया, ये वाला लिखिएगा। कंपाउंडिंग जो है वो फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाता है, और डिस्काउंटिंग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर चीजों को लेकर आता है, मतलब फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट के ऊपर लेकर आएगा। 1950 से 2026 की वैल्यू लेकर आनी तो कंपाउंडिंग, 2050 से प्रेजेंट की वैल्यू पे लेकर आनी है तो डिस्काउंटिंग का हम यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 10th लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में 11 से 30 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी वीडियो कोर्स पे अवेलेबल रहेंगे। हर एक सेट में ऐसा ही मैं करने वाला हूं। 1 से 10 तक के जो एमसीक्यू मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूं, और 11 से 30 तक के एमसीक्यू में आपके लिए सीएमजी की एमसीक्यू जड़ी बूटी जो वीडियो कोर्स रहेगा उसमें मैं डालने वाला हूं। और इसकी पूरी डिटेल मैंने सीएमजी की एमसीक्यू जड़ी बूटी वीडियो डिटेल में दे रखी है, आप उसको जरूर से देखिएगा। सीएमजी की एमसीक्यू जड़ी बूटी अगर आपको ऑर्डर करनी है उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। उस बुक में क्या क्या है उसकी भी डिटेल मैंने वीडियो में दे रखी है। कौन से वीडियो में? सीएमजी की एमसीक्यू जड़ी बूटी डिटेल वीडियो में दे रखी है। उन सबके लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, देखो यहां पर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स ही रहेगी। आई बात में, फिक्स ही रहती है टोटल में। 1 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो भी 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो भी 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट आपके लिए रहने वाली है। लेकिन कहता है कि पर यूनिट डिक्रीज। पर यूनिट कैसे डिक्रीज होगी? जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, 1 यूनिट के ऊपर मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहा हूं तो 10,000 है, 2 यूनिट पे निकाल रहा हूं तो भी 10,000 है, लेकिन पर यूनिट कितनी हो जाएगी? पर यूनिट यहां पर तो 10,000 है, जबकि यहां पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। 3 यूनिट जब मैं बना दूंगा तो ये 3,333 रुपया हो जाएगी। तो मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपकी वॉल्यूम और आउटपुट एक्टिविटीज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर 10th में आंसर क्या रह जाएगा? ए आंसर रह जाएगा। विद्यार्थियों मैं अगेन कह रहा हूं, आप सभी को सीएमजे का जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप, उनको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। और अभी अगर आप जेवीएनएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर हमारा कंसेप्चुअल कोर्स है, जहां पर A to Z डिटेल्ड के अंदर आपको वीडियो मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। 5500 प्लस एमसीक्यू वहां पर आपके लिए रहने वाले हैं। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको जेवीएनएल के अंदर श्योर सक्सेस चाहिए तो। और आप हमारी जेवीएनएल की जो बुक्स है उसको भी आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। उसकी भी डिटेल, उसका भी जो कोर्स है, डायरेक्टली जो कोर्स लिंक है वो आप हमारी कॉमर्स प्रेप ऐप के ऊपर जाकर ले सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले सेट में, और 11 से लेकर 30 तक के जो एमसीक्यू रहेंगे वो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी वीडियो कोर्स में आ जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।